सोलर एनर्जी जिसके बारे में हम इतना सब कुछ सुनते हैं, वो तो इंडिया के एनर्जी मास्टर प्लान का केवल एक बैकअप एनर्जी सोर्स है। असलियत में पिक्चर कुछ और ही है और पर्दे के पीछे कुछ और ही चल रहा है। इंडिया का एनर्जी मास्टर प्लान साइंटिस्ट ने एक्चुअली 1954 में ही रेडी कर लिया था, मगर दुख की बात यह है कि इस मास्टर प्लान के बारे में अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA को भी पता लग जाता है। 24 जनवरी 1966 को होमी जे बाबा, जो कि इस पूरे प्लान के मास्टरमाइंड थे, उनकी एयर इंडिया की फ्लाइट 101 में प्लेन क्रैश में मौत हो जाती है। और ठीक इस इंसिडेंट से 13 दिन पहले 11 जनवरी 1966 को इंडिया के PM लाल बहादुर शास्त्री की उज़्बेकिस्तान में डेथ हो जाती है। और इन दोनों ही घटनाओं को लिंक करा जाने लगा इंडिया के न्यूक्लियर प्रोग्राम को डीरेल करने की साजिश से। और बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज तो ये भी कहती हैं कि इन दोनों मर्डर्स के पीछे CIA का हाथ था। और चीजें केवल यहीं पे नहीं रुकती हैं। 2009 से 2013 के बीच में 11 न्यूक्लियर साइंटिस्ट जो इस मास्टर प्लान पर काम कर रहे थे, उनकी भी मिस्टीरियस सर्कमस्टेंसेस में मौत हो जाती है। तो आखिर क्या है ये इंडिया का न्यूक्लियर मास्टर प्लान? चलिए जानते हैं। इंडिया के न्यूक्लियर प्लान की शुरुआत होती है ये जानने से कि न्यूक्लियर प्लांट बनाने के लिए सबसे पहला जो फ्यूल चाहिए होता है वो होता है यूरेनियम। और इंडिया के पास में पूरी दुनिया का 1% का भी यूरेनियम रिजर्व नहीं है, मगर उसी की जगह पे इंडिया के पास थोरियम का 33% तक का रिजर्व है। और ये रिजर्व हमें देखने को मिलता है इंडिया के ईस्टर्न घाट्स पर। तो हमारे इंडिया के साइंटिस्ट ने ये चीज बहुत पहले ही फिगर आउट कर ली थी कि अगर हमें एनर्जी के टर्म्स में सेल्फ सफिशिएंट होना है तो हमें इस थोरियम से अपने न्यूक्लियर रिएक्टर्स को चलाना होगा। मगर यहां पे एक प्रॉब्लम आ जाती है कि थोरियम को आप डायरेक्टली न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में नहीं इस्तेमाल कर सकते। और यहीं पे आता है होमी जे बाबा का मास्टर प्लान। होमी जे बाबा को इंडिया के न्यूक्लियर प्रोग्राम का फादर माना जाता था और उन्होंने ही इंडिया के लिए एक 3 स्टेज का न्यूक्लियर प्रोग्राम रेडी करा था। तो अब हम लोग समझते हैं कि ये 3 स्टेज प्रोग्राम का पहला स्टेज क्या था। तो पहले स्टेज के अंदर 1963 में इंडिया 200 मेगावाट के 2 हैवी वाटर न्यूक्लियर पावर प्लांट्स की डील साइन करता है कनाडा के साथ में। हैवी वाटर न्यूक्लियर पावर प्लांट्स वही पावर प्लांट्स होते हैं जिसके कोर में नेचुरल यूरेनियम रहता है और उस कोर को ठंडा रखने के लिए पानी का सर्कुलेशन उस कोर के आसपास बनाया जाता है। मगर इंडिया का ये 200 मेगावाट के पावर प्लांट सेटअप करने का मोटिव इनसे इलेक्ट्रिसिटी लेना नहीं था, बल्कि इन पावर प्लांट से प्लूटोनियम बनाना था। अब प्लूटोनियम बनाने के लिए पावर प्लांट में बेसिकली कोई चेंज नहीं करना होता, बल्कि ये इलेक्ट्रिसिटी बनाने के साथ साथ एक बाय प्रोडक्ट होता है। इस चीज को समझो कि यूरेनियम का जो एक मॉलिक्यूल होता है, जब उस पर एक न्यूट्रॉन आके लगता है तो वो हमेशा स्प्लिट नहीं होता, वो कभी कभी उस न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब भी कर लेता है और प्लूटोनियम में कन्वर्ट हो जाता है। और इसी की वजह से जब ये एक रिएक्शन होता है न्यूक्लियर पावर प्लांट में तो कई बारी प्लूटोनियम भी फॉर्म होता है। तो न्यूक्लियर हैवी वाटर पावर प्लांट्स के 2 इस्तेमाल थे, एक तो बिजली बनाना और दूसरा प्लूटोनियम बनाना। तो स्टेज 2 के अंदर जो पहले हम स्टेज 1 में कोर के अंदर यूरेनियम रख रहे थे और उसे पानी से ठंडा कर रहे थे, स्टेज 2 के अंदर हम कोर में रखते हैं प्लूटोनियम और इसको पानी से ठंडा करने की बजाय हम लिक्विड सोडियम का इस्तेमाल करते हैं। मगर यहां पे एक इंटरेस्टिंग चीज देखने को मिलती है कि जब प्लूटोनियम कोर में होता है और अगर हम लिक्विड सोडियम की लेयर के साथ साथ उसके आसपास यूरेनियम को भर दें तो अंदर सेंटर वाला प्लूटोनियम उस यूरेनियम को भी प्लूटोनियम में कन्वर्ट कर देता है, बिकॉज उसके न्यूट्रॉन्स की बहुत ज्यादा मूवमेंट बढ़ जाती है। और यहीं पे आता है हमारा ब्रीडर रिएक्टर। देश के पहले और मेड इन इंडिया फास्ट ब्रीडर रिएक्टर ने बिजली उत्पादन के लिए ऐतिहासिक पड़ाव पार किया है।
मगर यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि कोर में प्लूटोनियम और उसकी शील्ड में मतलब चारों तरफ हम लोग भरने वाले हैं यूरेनियम। तो हमारा पहला पॉइंट ही कॉन्ट्राडिक्ट हो जाता है कि इंडिया में तो यूरेनियम की वैसे ही कमी है, तो हम यूरेनियम क्यों भरेंगे। तो यहीं पे आता है मास्टर प्लान का एक और झटका। यहां पे हम लोग यूरेनियम नहीं भरने वाले, बल्कि हम लोग भरने वाले हैं थोरियम। मगर अगर हम थोरियम भरेंगे तो वो प्लूटोनियम कैसे बनेगा? आप बिल्कुल सही सोच रहे हो, वो प्लूटोनियम नहीं बनेगा और बिल्कुल नहीं बनेगा। इंस्टेड वो बनेगा यूरेनियम 233। तो कोर में रखा हुआ प्लूटोनियम जिसके आसपास हमने रख दिया थोरियम, तो वो थोरियम बनने लगा यूरेनियम 233, जिसको हम न्यूक्लियर रिएक्टर्स में यूज कर सकते हैं। तो स्टेज 2 हमारा कंप्लीट हो जाता है यूरेनियम 233 बनाने पे। अब हम बात करते हैं स्टेज 3 की, जिसपे अभी तक इंडिया नहीं पहुंचा है। तो स्टेज 3 के अंदर हम लोग कोर में यूरेनियम 233 ही रखने वाले हैं और उसके आसपास हम लोग थोरियम भरेंगे और वो थोरियम भी यूरेनियम 233 में कन्वर्ट हो जाएगा, और जिससे कि एक हमारा सेल्फ रिलायंट प्रोसेस क्रिएट हो जाएगा और फिर हम ये न्यूक्लियर रिएक्टर्स को जगह जगह पर एस्टैब्लिश कर सकते हैं, जिससे कि हमारे को इनफाइनाइट और इनएग्जॉस्टेबल सोर्स ऑफ एनर्जी मिल जाएगा। ये वाला प्रोसेस जितने आसान शब्दों में मैंने आपको समझा दिया, एक्चुअल में ये उतना आसान नहीं है। इसके अंदर बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, और इन फैक्ट चैलेंजेस किस किस तरीके के आते हैं। जियोपॉलिटिकल चैलेंजेस जो मैंने इस वीडियो के स्टार्ट में कवर करा, उसी के साथ साथ इंडिया को सब कुछ इन हाउस ही मैन्युफैक्चर करना है, वो भी एक सबसे बड़ा चैलेंज है। और इसी वजह से इन प्रोजेक्ट्स में हमें काफी ज्यादा डिले देखने को मिलता है। और इंडिया करेंटली स्टेज 2 पर है, जिसमें कि हमने फास्ट ब्रीडर प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर्स का सक्सेसफुल कोर लोडिंग कर लिया है। मगर दोस्तों इतना ही नहीं, एक और नए तरीके का रिएक्टर बन रहा है, जिसको बड़ी बड़ी कंपनीज, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनीज फंड कर रही हैं, क्योंकि उनको भी पता है कि आने वाले टाइम में एआई की वजह से उनको कितना ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन बढ़ने वाला है। तो वो आर्क रिएक्टर वैसा ही आर्क रिएक्टर होने वाला है जैसा आप लोगों ने आयरन मैन मूवीज में आयरन मैन की चेस्ट में लगा हुआ देखा था। मगर इसी चीज को एक बड़े लेवल पे कैसे मैनेज किया जा रहा है, हमने उस पर भी एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई है। आप लोग इस वाली वीडियो के बाद वो भी देख सकते हो, इस साइड में आ रही होगी।